दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि दामन की भाभी रिद्धि अपने होश में नहीं थी और दामन से सगाई करने के लिए आए शक्ति को उसने गर्दन पकड़कर हवा में ऊपर उठा रखा था और बोल रही थी, तुझे तेरे गुनाहों का हिसाब करना ही पड़ेगा। सब लोग हैरान थे कि एक दुबली पतली सी लड़की एक 6 फुट लंबे चौड़े इंसान को एक हाथ से गर्दन पकड़कर हवा में कैसे उठा सकती है। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। रिद्धि ने शक्ति को हवा में लटकाया हुआ था और उसे बोल रही थी, चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो आज मैं तेरी जान ले लूँगी। शक्ति और उसके माँ बाप परेशान हो गए थे और शक्ति रिद्धि के हाथ जोड़ रहा था। प्लीज़ भाभी, मुझे नीचे छोड़ दीजिए। आप यहाँ क्या बातें बोल रही हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं किस गुनाह को कबूल कर लूँ। और रिद्धि के सास ससुर भी रिद्धि को समझा रहे थे, बेटा यह तू क्या कर रही है। व्योम अपनी पूरी ताकत लगा रहा था शक्ति का गला रिद्धि से छुड़वाने के लिए, लेकिन रिद्धि को वह हिला भी नहीं पा रहा था। उसके अंदर कोई अजीब सी ताकत आ चुकी थी और उसकी आवाज़ भी बहुत भारी हो चुकी थी। साफ पता चल रहा था कि रिद्धि अपने काबू में नहीं है, बल्कि उसके ऊपर किसी का साया है। व्योम और उसके घर वाले यह सारी बातें नहीं मानते थे, लेकिन अब तो सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। अभी तक तो रिद्धि बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसे क्या हो गया। दामन भी चुपचाप कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देख रही थी और सोच रही थी, आखिर भाभी उसे इतना प्यार करती हैं, फिर वह शक्ति के साथ उसकी शादी क्यों नहीं होने दे रही। क्या हो गया है उनको। शक्ति अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, लेकिन रिद्धि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि लगातार बोल रही थी, अपना गुनाह कबूल कर, नहीं तो अंतिम सांस लेने के लिए तैयार हो जा। वह किसी के काबू में नहीं आ रही थी। शक्ति ने अब हाथ जोड़ दिए और बोला, कौन हो तुम, बताओ कौन हो तुम, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। यह सुनते ही रिद्धि बहुत ज़ोर से हंसने लगी और बोली, वाह, इतनी जल्दी भूल गए मुझे। कैसे? शक्ति, तुमने तो मेरे साथ जन्म जन्म का साथ निभाने का वादा किया था, भूल गए तुम। अब शक्ति को डर लगने लगा था और उसे कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि रिद्धि अपने होश में नहीं है, बल्कि रिद्धि के ऊपर आंचल का साया है। शक्ति को समझ में आ गया था कि अगर उसने रिद्धि की बात नहीं मानी तो आज उसका मरना तय है। उसने बोला, कौन हो तुम, आंचल? और रिद्धि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोला, आखिर पहचान ही लिया तुमने मुझे, देर से सही, पहचाना तो सही। हाँ, मैं आंचल ही हूँ। चलो अब जल्दी से अपना गुनाह कबूल करो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शक्ति ने बोला, हाँ, मैं अपना गुनाह कबूल करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ दो। व्योम, उसके मम्मी पापा और दामन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। कौन आंचल और रिद्धि उसे कैसे जानती है। रिद्धि ने शक्ति को नीचे उतार दिया। शक्ति ने बोला, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। रिद्धि ने बोला, ऐसे नहीं, तुम पुलिस को फ़ोन करो और अपना गुनाह पुलिस के सामने कबूल करो, नहीं तो आज तुम्हारा मरना तय है। या तो कानून तुम्हें सजा देगा या तो मैं खुद तुम्हें सजा दूंगी। शक्ति बहुत डर चुका था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था यह रिद्धि नहीं, उसकी पहली पत्नी आंचल है, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। शक्ति ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया। पुलिस आ चुकी थी। शक्ति ने पुलिस के सामने अपना सारा गुनाह कबूल किया, जिसका पुलिस वालों ने अच्छे से वीडियो बना लिया। शक्ति ने बोला, आज से 2 साल पहले मैं चीन में जॉब कर रहा था, वहीं पर मेरी मुलाकात आंचल से हुई थी। आंचल भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे, इसलिए वह भारत में अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर हमेशा के लिए चीन में शिफ्ट हो गई थी। उसके पास बहुत पैसे थे। मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और उससे शादी कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था आंचल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और फिर एक दिन मौका पाकर मैंने उसे एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था और उसके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी। पुलिस वालों ने काफ़ी जांच पड़ताल की, लेकिन वह नहीं मिली
और उसे गुमशुदा मान लिया गया। 1 साल तक जब वह नहीं मिली तो पुलिस वालों ने उसे मृत मान लिया और उसे किसी हादसे का शिकार मान लिया। उसका सारा पैसा मेरे पास आ चुका था और फिर उसके कुछ दिनों बाद मैं हमेशा के लिए भारत वापस आ गया। कोई भी आंचल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। सिर्फ मैं और आंचल ही जानते थे कि हमने शादी कर ली है। मैंने अपने माँ बाप को भी आंचल के बारे में कभी नहीं बताया था। आंचल के सारे पैसे मेरे पास आ चुके थे और मुझे पता था कि मेरा गुनाह कभी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं कभी भी वापस चीन नहीं जाने वाला। लेकिन पता नहीं कैसे यह रिद्धि के शरीर में आ गई है, जबकि इसकी मृत्यु तो चीन में हुई थी। मैंने खुद इसे मारा था। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने आंचल की हत्या की थी पैसों के लिए। शक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया और लेकर चले गए। रिद्धि के सास ससुर बहुत सुकून महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी दामन एक गलत आदमी के पल्ले पड़ने से बच गई, लेकिन अभी भी उन्हें बहुत डर लग रहा था कि रिद्धि को क्या हो गया है, जिस आंचल से वह कभी मिली ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, जो इस देश में भी नहीं मरी थी बल्कि दूसरे देश में उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी आत्मा रिद्धि के शरीर में कैसे प्रवेश कर गई है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब सबको लग रहा था कि शक्ति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब आंचल खुद ब खुद रिद्धि का शरीर छोड़कर चली जाएगी और उनके घर में वापस से सुख शांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शक्ति को जब पुलिस लेकर चली गई, उसके बाद कुछ देर तक रिद्धि बेहोश हो गई थी और जब वह होश में आई तब भी वह आंचल के ही रूप में थी। घर में सब लोग बहुत डर गए। व्योम आंचल से बोल रहा था, आंचल, तुम्हें इंसाफ मिल गया ना? तुम्हारा गुनहगार सलाखों के पीछे है। अब तो मेरी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन आंचल बोल रही थी, बहुत दिनों के बाद मुझे परिवार मिला है। मैं तो बिल्कुल अकेली थी और अकेली ही इस दुनिया से चली गई। लेकिन जब से मैं रिद्धि के शरीर में आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक अच्छा परिवार मिल गया है, माँ बाप मिल गए हैं, छोटी बहन मिल गई है और सबसे बड़ी बात, पति का प्यार मिल गया है। यह परिवार तो मैंने कभी पाया ही नहीं था और इस सुख के बिना ही मैं मर गई थी। लेकिन अब मैं रिद्धि का शरीर कभी नहीं छोड़ने वाली। मुझे यह परिवार चाहिए। मुझे माँ बाप, बहन, पति सब चाहिए और यह सब कुछ मुझे रिद्धि के शरीर में रहने पर ही मिलेगा। मुझे यह सुख कभी नहीं मिला, लेकिन देखो ना, मरने के बाद मुझे यह परिवार मिल गया, तो मैं इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ दूँ? तुम लोगों के लिए अच्छा यही है कि मुझे कबूल कर लो। शरीर रिद्धि का रहेगा लेकिन आत्मा मेरी रहेगी। तुम लोग भी खुश और मैं भी खुश। सब लोग हैरान हो गए कि यह रिद्धि कैसी बातें करने लगी। बीच बीच में रिद्धि होश में आती थी और अपने असली रूप में बातें करती थी, लेकिन फिर कुछ ही क्षणों में आंचल की आत्मा उसकी आत्मा पर हावी हो जाती थी और रिद्धि फिर से आंचल बन जाती थी। सब लोग परेशान हो गए थे और सबको बहुत डर भी लग रहा था। रिद्धि जब आंचल के रूप में होती थी तो वह साफ साफ बोलती थी, या तो मुझे कबूल कर लो, नहीं तो मैं रिद्धि की जान ले लूँगी, क्योंकि मुझे यह परिवार चाहिए, परिवार का प्यार चाहिए, पति का प्यार चाहिए। मैं रिद्धि का शरीर कभी भी नहीं छोड़ने वाली। व्योम बहुत परेशान हो गया था कि इतना अच्छा खासा उसका घर संसार चल रहा था, एकाएक यह सब कुछ क्या हो गया? इतनी दूर से भला आंचल रिद्धि के शरीर में कैसे आ सकती है, जबकि दुनिया में इतने सारे लोग मौजूद हैं? अब तो बात हद से ज़्यादा गुजर चुकी थी। रिद्धि के माँ बाप भी आ चुके थे, लेकिन आंचल किसी के काबू में नहीं आ रही थी और सबको समझ में आ रहा था कि अगर आंचल की बात नहीं मानी गई तो वह रिद्धि की जान ले लेगी और उसके बाद पता नहीं वह क्या करेगी, क्योंकि वह कोई इंसान तो है नहीं बल्कि एक आत्मा है जो कुछ भी कर सकती है। रिद्धि के माँ बाप ने शहर के सबसे बड़े तंत्राचार्य से संपर्क किया और वह उन्हें लेकर घर आ चुके थे। उन्हें देखते ही आंचल उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह आदमी उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने पास से कोई भस्म निकालकर रिद्धि के ऊपर फेंका तो वह वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर यह जानने की कोशिश की कि रिद्धि को क्या हो गया है, और फिर उन्हें जो कुछ समझ में आया वह हैरान हो गए और बोले, अगर रिद्धि को बचाना है तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि आंचल की आत्मा एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हो चुकी है जिसे मैं रिद्धि के शरीर से नहीं निकाल सकता, सिर्फ ईश्वर ही निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतनी शक्तिशाली आत्मा, वह भी इतनी दूर से, इसके शरीर में कैसे प्रवेश कर गई, जिसकी मृत्यु इस देश में ही नहीं हुई। उसके बाद तंत्राचार्य जी ने पूछा कि जब से रिद्धि के साथ यह सब कुछ हुआ है, वह कहाँ कहाँ आई गई है, क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्मा इतनी आसानी से, इतनी बुरी तरह से इसका शरीर नहीं जकड़ सकती। जरूर इसने कुछ गड़बड़ किया है और आत्मा बुरी तरह से इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है, जो कि साधारण तरीके से नहीं कर सकती। परिवार में सब लोगों ने बोला, लेकिन रिद्धि तो कहीं पर भी नहीं गई। रिद्धि तो पूरा वक्त घर में ही थी। तंत्राचार्य ने बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। रिद्धि के शरीर के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसकी वजह से यह आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, वह भी बहुत अच्छे तरीके से। कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा हुआ है जो आप लोगों को ध्यान में नहीं है। दिमाग पर जोर डालो और मुझे सोच कर बताओ कि क्या हुआ है, तभी मैं इसका कोई उपाय बता पाऊंगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि रिद्धि तो पूरा वक्त घर पर ही थी कि एकाएक दामन बोल उठी, नहीं नहीं, रिद्धि भाभी और मैं ब्यूटी पार्लर गए थे तैयार होने के लिए। मुझे अच्छे से याद है, हम ब्यूटी पार्लर गए थे और वहाँ से आने के बाद से ही रिद्धि भाभी का यह हाल है। तंत्राचार्य ने बोला, तुम लोगों ने ब्यूटी पार्लर में क्या करवाया था? और दामन ने जब बताया कि रिद्धि ने ब्यूटी पार्लर में क्या करवाया था, तो तंत्राचार्य जी को समझते देर नहीं लगी कि कैसे वह आत्मा रिद्धि के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और अब उसे निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उन्होंने बोल दिया, यह तो बहुत मुश्किल हो गया। रिद्धि ने तो खुद उस आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करवा लिया है, खुद अपना शरीर दे दिया उसे रहने के लिए। अब वह इतनी आसानी से इसका शरीर नहीं छोड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वह ईश्वर की शक्ति है और वह सब कुछ कर सकता है। मेरे हाथ में तो नहीं है रिद्धि का इलाज करना, लेकिन मैं बताऊंगा कि रिद्धि कैसे ठीक होगी और कैसे आंचल की आत्मा से इसे मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। जल्द ही इस कहानी का अगला भाग आएगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।